गुड इवनिंग। मैं प्रभाकर जायसवाल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। हम आज जो बात करने वाले हैं वो है छत्तीसगढ़ का नामकरण और नाम का सर्वप्रथम प्रयोग कैसे हुआ। मतलब राज्य का जो नामकरण कैसे हम छत्तीसगढ़ शब्द को जान पाए, कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं और इसके पीछे क्या क्या लॉजिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का नामकरण और नामकरण का जो प्रयोग है, तो नामकरण के पीछे जो लॉजिक सामने आते हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं। तो नामकरण के पीछे पहला लॉजिक जो आता है, ठीक, वो आता है आपका वेगलर के द्वारा। किनके द्वारा? वेगलर के द्वारा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये आपका प्रीलिम्स में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा, और जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। तो यहां पे मैं बात करता हूं वेगलर। वेगलर ने ये कहा कि बिहार में एक राजा है, उसका नाम है जरासंध। कहां की बात कर रहा हूं मैं? बिहार। बिहार में एक राजा था, उस राजा का नाम था जरासंध, और जरासंध एक थोड़ा सा अत्याचारी शासक था। और अत्याचारी कहने का मतलब ये है कि उसके अत्याचार से कुछ 36 चर्मकारों का घर, जो 36 चर्मकार हैं, इनकी जो फैमिली है, इनका जो परिवार है, ये भाग करके नीचे आ गया, दक्षिणांचल में आ गया। क्योंकि आपको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ अगर मान लीजिए यहाँ पर है, इसके ऊपर में हमको पड़ता है यूपी, और हमको इधर पड़ता है हमको बिहार, और यहाँ पर हमको पड़ता है झारखंड, यहाँ पड़ता है उड़ीसा। तो यहाँ के दक्षिण में आकर के लोग बस गए, और यही 36 चर्मकारों का परिवार बाद में क्या कहलाया? छत्तीसगढ़ कहलाया। ये पहला हो गया आपका नामकरण से पीछे सिद्धांत। दूसरा हम बात करते हैं, उनमें नाम आता है आपका राय बहादुर हीरालाल। क्या नाम आता है? राय बहादुर हीरालाल, ठीक। तो राय बहादुर हीरालाल क्या कहते हैं, देखिए। तो राय बहादुर हीरालाल ये कहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक वंश था, उसका नाम था कलचुरी। क्या नाम था? कलचुरी वंश। और कलचुरी वंश को हम चेदी वंश के नाम से भी जानते हैं, और चेदी वंश का ही जो गढ़ था यही कहलाता है आपका चेदिसगढ़। क्या कहलाता है ये? चेदिसगढ़। और चेदिसगढ़ का जो अपभ्रंश है, उसका जो बिगड़ा हुआ नाम है, वही कहलाता है आपका क्या? छत्तीसगढ़ कहलाता है। ये दूसरा लॉजिक हो गया। अब मैं आपको कुछ इस टॉपिक से हट के बातें बताता हूं। जैसे मान लीजिए अगर हम देखें तो राय बहादुर हीरालाल एक हमारे हो गए आपके पुरातत्व शास्त्री, नहीं इतिहासकार हैं। क्या ही हमारे ये इतिहासकार हैं। वहीं एक नाम आता है, उनका नाम है आपका हीरालाल। क्या नाम है? हीरालाल काव्योपाध्याय। आखिर ये कौन है? इन्हें कहते हैं छत्तीसगढ़ के पाणिनि कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का जो पाणिनि किसे कहा जाता है, तो उनका नाम क्या है? हीरालाल काव्योपाध्याय। या इन्हें कहते हैं छत्तीसगढ़ का व्याकरणाचार्य। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझना। ये राय बहादुर इतिहासकार हैं, और वो कौन है? हीरालाल काव्योपाध्याय क्या है? छत्तीसगढ़ के व्याकरण के संकलन करता है, जिन्हें हम छत्तीसगढ़ के पाणिनि के नाम से जानते हैं। नाम है उनका, और इनकी जो व्याकरण है वो कहलाती है छत्तीसगढ़ी व्याकरण। क्या कहलाती है? छत्तीसगढ़ी व्याकरण। चलिए वापस आते हैं। तीसरा लॉजिक क्या बनता है नामकरण का? देखिए, छत्तीसगढ़ में कलचुरी रह चुके हैं, और कलचुरी 1 साल 2 साल नहीं, लगभग 741 वर्षों का, या कह दे मोटा मोटी तो 750 वर्षों का उनका इतिहास रहा है। और 750 वर्षों का इतिहास कोई मामूली नहीं होता। और किसी भी बड़े राजवंश को, मैं बार बार एक वंश का नाम ले रहा हूं, दैट इज कलचुरी वंश। और कलचुरी वंश छत्तीसगढ़ में 1000 से लेकर के 1741 एडी तक रूल करता है। आप खुद हिसाब लगाएंगे, लगभग आपका 741 एडी तक रूल करने वाला इतना बड़ा राजवंश बिना प्रशासन के कैसे काम करेगा? तो ऐसे कंडीशन पर हम नाम लेते हैं तीसरे में। तो छत्तीसगढ़ में एक व्यवस्था थी कलचुरी कालीन। कौन से काल की मैं बात करता हूं? कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। उस प्रशासनिक व्यवस्था का जो सबसे बड़ी इकाई थी, ठीक है, कि सबसे जो बड़ी इकाई थी उसका नाम था गढ़। क्या नाम था? गढ़। दूसरी बात, अब ये गढ़ थे, टोटल गढ़ों की संख्या कितनी थी?
कितनी थी, गढ़ों की संख्या कितनी थी, तो इनकी संख्या थी 36। और इन छत्तीसगढ़ के विभाजन का जो आधार था, किसका आधार था, विभाजन का जो आधार था, वो विभाजन का आधार कौन था, शिवनाथ नदी। कौन सी नदी, शिवनाथ नदी। राइट। ये क्वेश्चन आता है कि राज्य के टोटल छत्तीसगढ़ जिनका डिवीजन हम करते हैं अध्ययन की विषय वस्तु मान करके, तो उनका आधार क्या होता है, ये शिवनाथ नदी होता है। तो छत्तीसगढ़ में गणों की संख्या चूंकि 36 थी, इसलिए नाम क्या पड़ गया, छत्तीसगढ़। अब मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूं हिस्ट्री, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए भी और जो नए हैं उनके लिए भी। तो आखिर छत्तीसगढ़ में इस छत्तीसगढ़ों का जो विभाजन है किसने किया, तो छत्तीसगढ़ के विभाजन की हम बात करते हैं, इसकी जानकारी कहां से मिलती है, तो देखिए इसमें आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के विभाजन की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो इससे संबंधित जानकारी को लेकर के हम पहला नाम लेके आते हैं। ठीक, लगभग 15वीं शताब्दी की बात है। ठीक, अराउंड 1415 एडी के समय की बात है। एक शासक हुआ करते थे। देखिए कलचुरी में मैं बोलता हूं दो हमारे पास शाखाएं थी। ठीक, कलचुरी हमारे यहां पर दो शाखा में निवास करते हैं। एक तो थी आपकी रतनपुर शाखा और दूसरा हमारे पास कहलाती है रायपुर शाखा। कौन सी है, रायपुर शाखा। और रायपुर कहने का मतलब ये कहलाता है लहुरी शाखा, छोटी शाखा, और ये कहलाती है आपकी ज्येष्ठ शाखा। कौन सी है, ज्येष्ठ शाखा। तो रायपुर शाखा में एक शासक हुआ करते थे, उन शासक का नाम था ब्रह्मदेव राय। क्या नाम है उनका, ब्रह्मदेव राय। उन्हीं ब्रह्मदेव राय के एक अभिलेख का नाम मैं लिख रहा हूं यहां पर, खल्लारी अभिलेख। कौन सा अभिलेख है ये बच्चों, खल्लारी अभिलेख। तो खल्लारी अभिलेख के अनुसार इन छत्तीसगढ़ों की जानकारी हमें मिलती है, लेकिन इसका जो मूलतः प्रकाशन है 1868 में, या फिर इनके विभाजन का जो आधार है, इनके विभाजन का, किनके विभाजन की मैं बात कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ों के विभाजन की जानकारी। और छत्तीसगढ़ के विभाजन का आधार क्या था, तो एक शासक और होते हैं, वो कौन सी शाखा के थे, रतनपुर शाखा के थे। उनका नाम था कल्याण साय। क्या नाम था, कल्याण साय। ठीक, उनके आधार, तो कल्याण साय की जमाबंदी प्रणाली। कौन सी प्रणाली बच्चों, जमाबंदी प्रणाली के आधार पर इन गढ़ों का विभाजन किया गया था। गढ़ है, गढ़ों का विभाजन किया जा चुका है, आधार क्या है, जमाबंदी प्रणाली। इसकी सर्वप्रथम जानकारी किनके द्वारा मिलती है, ब्रह्मदेव राय के खल्लारी अभिलेख से मिलती है। और इसका विभाजन का आधार क्या था, कल्याण साय के हम बात करते हैं जमाबंदी प्रणाली के आधार पर। तीसरा, आखिर इसका जो अध्ययन सबसे पहले कौन करता है, तो अध्ययन की हम बात करते हैं, उनका नाम रहता है ब्रिटिश अधिकारी चिश्म। क्या नाम रहता है, चिश्म। 1868 में ये पब्लिश होगा। ठीक है, तो ब्रिटिश अधिकारी चिश्म, या इन्हें ही कहा जाता है चिशोम, चिश्म कहो या चिशोम कहो, बात एक ही है। तो इन्होंने 1868 में प्रकाशन किया। तो उसके प्रकाशन के आधार पर हमें छत्तीसगढ़ों की जानकारी मिलती है। तो ये छत्तीसगढ़ के नामकरण की मैं बात कर रहा हूं। मैंने 3 लॉजिक पुट किए यहां पर। पहला है वेगलर, ठीक है, ये प्रसिद्ध पुरातत्वविद, उनका नाम था कनिंघम। कनिंघम का नाम मैं आज फिर से एक बार लूंगा। कनिंघम के सहयोगी थे कौन, वेगलर। वेगलर ने बिहार के राजा जरासंध के बारे में बताया। उनके अत्याचार से 36 चर्मकारों का जो घर है, वो एक परिवार है, वो अपने परिवार समेत नीचे दक्षिण की ओर आ गया और बस गया। बाद में यही क्या कहलाया, छत्तीसगढ़। ये सब जनश्रुतियां हैं, मतलब इनको लेकर के किंवदंती, मतलब कई लोग बातें करते हैं, लेकिन ये सत्य है या नहीं इसकी बात हम नहीं कह सकते। दूसरा हम आते हैं राय बहादुर हीरालाल। ये एक इतिहासकार है बेसिकली। इन्होंने कलचुरी वंश के बारे में ये कहा है कि कलचुरी वंश को हम क्या कहते थे, चेदी वंश भी कहते थे। और चेदी वंश से ही उनका गढ़ क्या कहलाता है, चेतीसगढ़ कहलाता है। और चेतीसगढ़ का अवभ्रंश रूप क्या कहलाता है, छत्तीसगढ़ कहलाता है। क्या कहलाता है वो, छत्तीसगढ़ कहलाता है। तीसरा लॉजिक लगाते हैं, कहां से तीसरा हम पुट करते हैं, कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था जो सबसे बड़ी इकाई क्या थी, गढ़ थी। अब चूंकि छत्तीसगढ़ में उस समय कितने गढ़ थे, 36 गढ़ ही थे।
और छत्तीसगढ़ों में हम बात करें तो विभाजन का आधार क्या हुआ करता था? शिवनाथ नदी। मतलब शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़, टोटल हुआ करते थे 36 गढ़। अब इस शिवनाथ नदी को लेकर मैंने इस जो तीसरा लॉजिक को मैं लेकर बात करता हूं कि आखिर इन गढ़ों की जानकारी कहां से मिलती है। तो देखो छत्तीसगढ़ के विभाजन की जानकारी, तो पहला होता है 15th एडी की बात है। 1415 एडी में एक शासक हुआ करते थे उस समय रायपुर के, ठीक, रायपुर के ब्रह्मदेव राय शासक ने की जो खलदारी अभिलेख हैं, उस अभिलेख से जानकारी हमें मिलती है इन गढ़ों की। इसके विभाजन का आधार क्या था? तो देखिए रतनपुर शाखा के कल्याण साय एक शासक थे, उन कल्याण साय के जमाबंदी प्रणाली के आधार पर इनका विभाजन किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? इनका अध्ययन किसने किया था? उनका नाम था ब्रिटिश अधिकारी चिश्म। क्या नाम था? चिश्म। और कब? 1868 की बात है। तो ये 3 लॉजिक हो गए छत्तीसगढ़ के नामकरण को लेकर के। अब मैं चलता हूं इस नाम के प्रयोग की तरफ, राइट। तो चलिए इसको मैं रब करता हूं। तो बच्चों अगला जो मेरा टॉपिक रहेगा नाम का प्रयोग। जैसे किसी भी ऐतिहासिक नाम को हम लेके चलते हैं तो उस ऐतिहासिक नाम के प्रयोग के पीछे अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी होती है। अब चूंकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करता हूं तो देखो इसका जो नाम का प्रयोग, नाम का जो प्रयोग होगा वो कैसे होगा, तो इसमें भी मैं कुछ पॉइंट्स देके बता रहा हूं। सबसे पहले जो नामकरण होता है 1487 में होता है। कब होता है? 1487 में होता है। दूसरा नामकरण हो सकता है जब होगा, कब होगा अपना ये 1689 में होता है। तीसरा नामकरण कब होगा? ये होगा अपना आपका 1896 में होगा, ठीक। चौथा नामकरण की हम बात करते हैं, ये कब होता है? 1795 के आधार पर 1910 में। कब होता है ये? 1910 में। ये 5 ईयर आपको याद रखने हैं और बीच में चलो एक और इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, या सीधे सीधे 19वीं शताब्दी और आपका 5वां लॉजिक बन के आएगा वो रहेगा आपका 1910। आपको ये 5 वर्ष याद करके रखने हैं। तो 1487 की मैं बात करूं तो 1487 में स्थान था खैरागढ़। क्या नाम था? खैरागढ़। और खैरागढ़ के शासक का नाम था लक्ष्मी निधि। क्या नाम था? लक्ष्मी निधि। खैरागढ़ के शासक का नाम क्या था बच्चों? लक्ष्मी निधि। लक्ष्मी निधि। और इसी लक्ष्मी निधि के एक चारण कवि थे, चाटुकार कवि थे, इसके दरबारी कवि थे, जो इनके प्रशंसा में अपनी कविताएं लिखा करते थे। तो चारण जो कवि थे उन कवि का नाम था दलराम राव। क्या नाम था बच्चों? दलराम राव। और दलराम राव ने अपनी काव्य पंक्तियों में, अपनी रचना की पंक्तियों में छत्तीसगढ़या शब्द का प्रयोग किया है। कोई छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? छत्तीसगढ़या। अब खुद सोचिए, जब राज्य छत्तीसगढ़ नहीं था तो आखिर ऐसे शब्द का प्रयोग क्यों किया होगा? डेफिनेटली उस समय कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ जो है रहा होगा, ठीक। तो छत्तीसगढ़िया शब्द जो प्रयुक्त होता है किनके द्वारा होता है? दलराम राव के द्वारा। ये किनके कवि थे? लक्ष्मी निधि के कवि थे। लक्ष्मी निधि कहां कवि थे? खैरागढ़ के कवि थे, ठीक। चलिए अब मैं चलता हूं अगला 1689। तो 1689 में हम बात करेंगे कलचुरी की। किसकी हम बात करेंगे? कलचुरी। तो कलचुरी में जो शासक थे उन शासक का नाम था आपका राजा राज सिंह। क्या नाम था बच्चों? राजा राज सिंह, ठीक। और राजा राज सिंह के जो दरबारी थे, राजा राज सिंह के जो दरबारी थे उनका नाम था गोपाल चंद्र मिश्र। देखिए किताबों में गोपाल प्रसाद मिश्र भी लिखा रहता है, ठीक। तो गोपाल चंद्र मिश्र जो है ये याद रखिएगा। और इनकी रचना का नाम जो था, इनकी जो रचना का जो नाम था वो था खूब तमाशा। क्या नाम था? खूब तमाशा, ठीक। इस खूब तमाशा की रचना में आपको लगता होगा कि आखिर इसमें ऐसा क्या हुआ होगा जिसका नाम खूब तमाशा रखना पड़ा। इसमें एक ऐसे खूब तमाशा का ही वर्णन किया गया है जो राजा राज सिंह के कथानक पर आधारित है। तो राजा राज सिंह के कथानक पर आधारित खूब तमाशा जो किनके द्वारा लिखा गया है? गोपाल प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है, ठीक। तो गोपाल प्रसाद मिश्र किनके दरबारी कवि थे? राजा राज सिंह के दरबारी कवि थे। और इन्होंने ये जो मैं इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं कि छत्तीसगढ़ का
सर्वप्रथम, छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम कैसा प्रयोग बच्चों? तो याद रखिएगा ये राजनैतिक प्रयोग, कैसा प्रयोग है ये? राजनैतिक प्रयोग जो है किया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ अभी भी अस्तित्व में नहीं है, तो ऐसे में ये इन्होंने इस शब्द को राजनीतिक प्रयोग तो किया, लेकिन किसको आधार मान करके? रतनपुर को आधार मान करके। देखिए मैं पूरे सेंटेंस तो नहीं लिख रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको जितनी बातें कह रहा हूं उसको आप सुनकर स्लो डाउन करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये फैक्ट पॉइंट है, इसलिए आप उसको ध्यान रखिएगा। कलचुरी शासक थे राजा राज सिंह, और कलचुरियों में दो शाखाएं बताई ठीक पहले ही। एक था ज्येष्ठ शाखा जो रतनपुर में हेडक्वार्टर था, जिनका मुख्यालय था। दूसरा आपका लहुरी शाखा जो रायपुर में मुख्यालय था। तो देखिए ये आपके शासक हैं कौन सी शाखा के? तो रतनपुर शाखा के, ठीक है, रतनपुर शाखा के। तो छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम राजनीतिक प्रयोग रतनपुर को आधार मानकर किया था किन्होंने? तो गोपाल प्रसाद मिश्र ने किया था। अब चलते हैं आगे, ठीक है। 1896 की बात है, रतनपुर ही है, ठीक है। और रतनपुर में अब चूंकि हम अंग्रेजों के अंडर में आ चुके हैं, अब अंग्रेजों के अंडर में आ चुके हैं मतलब अंग्रेज अपने दरबार में कोई दरबारी कभी तो रखते नहीं है, क्योंकि ना को राजा है, दे आर ओनली एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। वो यहाँ पे केवल प्रशासक के तौर पे आए हैं। तो रतनपुर में एक कवि थे, उनका नाम था आपका बाबू रेवा राम। क्या नाम था? बाबू रेवा राम, ठीक। आगे चल के सभी की रचनाओं पर एक बार फिर से बात होगी। अभी इनकी रचनाएं जो महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के नाम के प्रयोग के संदर्भ में, तो यहां पर बाबू रेवा राम की रचना का नाम है आपका विक्रम विलास। क्या नाम है? विक्रम विलास। तो विक्रम विलास में ठीक इन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। कब किया है? 1896 में। चलिए अब हम चल, एक क्वेश्चन आ चुका है कि बाबू रेवा राम जो है ये कहां से संबंधित थे? तो याद रखिएगा स्थान क्या रहेगा? रतनपुर रहेगा, ठीक। आगे चलिए, 19वीं शताब्दी की बात करता हूं, ठीक। तो 19वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ को कनिंघम के द्वारा ठीक क्या कहा गया? तो महाकोशल कहा गया। क्या कहा गया? महाकोशल कहा गया। और लास्ट में आता है हमारा 1910, और 1910 में बिलासपुर गजेटियर पत्रिका का प्रकाशन हुआ। और इस बिलासपुर गजेटियर की जो पत्रिका है, इसके जो प्रकाशक हैं जिन्होंने इसका प्रकाशन किया, उनका नाम था ए.ई. नेल्सन। क्या नाम था? ए.ई. नेल्सन। और इस प्रकाशक ए.ई. नेल्सन के द्वारा बिलासपुर गजेटियर पत्रिका में जो बात कही गई है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं किसका? तो हम इस्तेमाल करते हैं एक वृत्तांत का, एक कहानी का। और वृत्तांत किस पर आधारित है? एक यात्री पर। और कैसा यात्री था वो? अपना यूरोपीय यात्री था, यूरोप से आया था। तो यूरोपीय यात्री, तो उस यूरोपीय यात्री का नाम क्या है? उनका नाम था कैप्टन ब्लंट। क्या नाम था? कैप्टन ब्लंट। देखो छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी हिस्सा है, ठीक, यहां पर हम पढ़ेंगे जब प्राकृतिक विभाजन पढ़ेंगे, जब हम इसके फिजिकल पार्ट में जाएंगे तो हमारे पास ये नदी मिलती है, दैट इज कॉल्ड इंद्रावती। और इंद्रावती इज कॉल्ड द बस्तर की जीवन रेखा। अब इस नदी में ही हमको मिलता है यहां पर भोपालपट्टनम। क्या मिलता है यहां पर? भोपालपट्टनम, इसके दक्षिण में। तो भोपालपट्टनम में एक जब ऊपर से एक यात्री आते रहता है, तो वो यात्री जो है जब यहां से पार होने का प्रयास करेगा, ठीक, उसको चूंकि जाना था आंध्र प्रदेश। कहां जाना था? आंध्र प्रदेश में जाना था राजमुंद्री। कहां जाना था? राजमुंद्री। तो आंध्र प्रदेश जब ये उत्तर से आता है और जाने का कोशिश करता दक्षिण में, तो उसे तो ये नदी पार करनी थी। और भोपालपट्टनम में कुछ आदिवासियों ने, ठीक, एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर दी, ठीक है, और उसे हम कहते हैं भोपालपट्टनम का संघर्ष। तो भोपालपट्टनम का संघर्ष जो है 1795 में हुआ था। किनके कारण से हुआ था? तो उनका नाम था यूरोपीय यात्री कैप्टन ब्लंट के द्वारा हुआ था। कैप्टन ब्लंट के कारण हुआ था, सॉरी,
कैप्टन ब्लंट जब दक्षिण जाना चाह रहे थे, कहां जाना चाह रहे थे, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में जाना चाह रहे थे, तो आदिवासियों ने इनकी नदी क्रॉस करने को लेकर के अवरोध उत्पन्न किया, विरोध किया, संघर्ष किया। और चूंकि यहां पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो उस स्थिति के उत्पन्न होने के कारण, चूंकि लोकेशन भोपालपट्टनम था, इसलिए नाम क्या पड़ जाता है, भोपालपट्टनम के संघर्ष के तौर पर। ये क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में कि भोपालपट्टनम के संघर्ष की अगर हम बात करें, तो भोपालपट्टनम का संघर्ष जो है किस यात्री से संबंधित है, तो कैप्टन ब्लंट से संबंधित है। ठीक है, और ये कब हुआ था, तो 1795 में हुआ था, राइट। तो भोपालपट्टनम में जब ये संघर्ष होता है, तो आखिर ब्लंट कहां जाने का प्रयास कर रहे थे, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूं जो भी हम क्लासेस में बात कर रहे हैं, इस क्लास में बात कर रहे हैं, डेफिनेटली ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। आप अगर एग्जाम देते हैं तो हर क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, तो मैं ये बात कर रहा था कि यहां पर किस प्रकार से ये हम छत्तीसगढ़ के नाम को लेकर के बात कर चुके हैं। 1785 घटना है 1795 की। चलो अब कुछ बातें हो जाए, जो एक बार और मैं इसको क्विक रिवीजन कर देता हूं कि 1487। अच्छा, एक चीज और, ये 1487 के स्थान पर कभी कभी अगर मान लीजिए अगर 1494 भी लिखा हो, 1494 भी लिखा हो तो गलत नहीं है। ये किसी गवर्नमेंट सोर्स का ही आपको बात बता रहा हूं, ठीक है। तो खैरागढ़ के शासक वाला जब हम स्टेटमेंट बात करेंगे, जो दलराम राव है, इन्होंने छत्तीसगढ़ का पहला प्रयोग तो किया था, छत्तीसगढ़िया शब्द का पहला प्रयोग किया था। तो अगर ऑप्शन में दोनों भी हैं, तो देखो ये आपको गवर्नमेंट ऑथेंटिक सोर्स का है, ये आयोग के द्वारा लिया हुआ आंसर है। दोनों में आपको डिफरेंस बता दे रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। ये बात हो गई, ये कहानी खत्म हो गई आपका छत्तीसगढ़ के नाम के प्रयोग को लेकर के। अब ये दो टॉपिक हमारा समाप्त होता है, अगला हम चलते हैं चलिए। तो ये छत्तीसगढ़ जो हम बात करते हैं, दो तरह से नाम हम देखेंगे। प्रतीक चिन्ह की हम बात करने वाले हैं, प्रतीक चिन्ह की हम बात करने वाले हैं। तो देखो, जब भी कोई राज्य स्थापना होती है, जब भी कोई राज्य स्थापना होती है, तो राज्य स्थापना को लेकर के हमको राज्य मिल चुका है, अब राज्य की एक विशेष पहचान जरूरत है। उस पहचान को हम स्थापित करने के लिए जो है क्या करेंगे कि कहीं ना कहीं हमको चीजों को प्रतीक चिन्ह के तौर पर देखना पड़ेगा। तो हमको ये पता है कि छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है, ठीक, वो है आपका वन भैंसा या फिर जंगली भैंसा, जंगली वन भैंसा कह सकते हैं। इंग्लिश में कहते हैं वाइल्ड बफेलो। इसका नाम आपसे इंग्लिश में पूछा जाता है, साइंटिफिक नेम क्या है, बुबालस बुबालिस। क्या नाम है, बुबालस बुबालिस। अब चूंकि छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है, अब राजकीय पशु होने के कारण से इसका हम कहीं ना कहीं अस्तित्व बना के रखेंगे, तब तो राजकीय पशु कहने का मतलब भी है। तो याद रखिएगा, बीजापुर जिले में एक स्थान है, उसका नाम है कुटरू। क्या नाम है, कुटरू। और बीजापुर जिले के स्थान कुटरू में एक गेम सेंचुरी है। तो कुटरू गेम सेंचुरी को हम कहते हैं वन भैंसा का घर कहते हैं। क्या कहते हैं, वन भैंसा का घर कहते हैं, पहला चीज। दूसरा हम चलते हैं
जो छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी, ठीक, कौन है? यह है आपका पहाड़ी मैना। ठीक, इसका नाम क्या है? ग्रैकुला रिलीजियोसा। ग्रैकुला रिलीजियोसा पेंसुलारिस। क्लियर है? तो इसमें याद रखिएगा कि ये बस्तर है और बस्तर में एक घाटी है, उसका नाम है कांगेर घाटी। क्या नाम है? कांगेर घाटी। कांगेर घाटी ये आपका नेशनल पार्क भी है। ठीक, इस कांगेर घाटी नेशनल पार्क में ही हमको क्या मिलता है? तो हमको मिलता है ये पहाड़ी मैना मिलता है, जो राजकीय पक्षी है। और याद रखिएगा कि राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क है ये, जो 1980 से लेके 81 के बीच में स्टैबल किया गया। जब फॉरेस्ट पढ़ाया जाएगा तो उसमें चीजों का फिर से हम उल्लेख करेंगे, ये भी आएगा वो भी आएगा। ठीक, तो इसमें याद रखिएगा इसी कांगेर घाटी में एक स्थान है, ये नदी है, उस नदी का नाम क्या है? ये कांगेर नदी। कौन सी नदी है ये? कांगेर नदी। और कांगेर नदी के अंतर्गत एक स्थान है, उसका नाम है भैंसा दरहा। क्या नाम है? भैंसा दरहा। भैंसा दरहा। तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में अगर प्राकृतिक रूप से, कैसे कह रहा हूं मैं, मानव निर्मित नहीं, कैसे कह रहा हूं, प्राकृतिक रूप से, तो भैंसा दरहा में ही प्राकृतिक संरक्षण होता है। किसका? तो प्राकृतिक मगरमच्छ, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन, संरक्षण होता है। तो क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। देखिए, बस्तर जिले में है, यह आपका बीजापुर जिले में है। ठीक, बस्तर जिले के कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंतर्गत नदी कौन सी है बच्चों? कांगेर। क्योंकि कांगेर नदी बह रही है तो नाम क्या हो गया? कांगेर। तो कांगेर नदी के अंतर्गत जो है भैंसा दरहा। भैंसा दरहा में क्या होता है? आपका प्राकृतिक मगरमच्छ का संरक्षण होता है। और कहीं पर भी होता है, बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए नारायणपुर, तो नारायणपुर की अगर हम बात करें तो नारायणपुर में एक नदी है, उस नदी का नाम है नारायणपुर। थोड़ा ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे कर लेते हैं अपन यहाँ पर। नारायणपुर, इस नारायणपुर में एक नदी है, उस नदी का नाम है जाटलूर। क्या नाम है? जाटलूर। और इस जाटलूर में एक स्थान है, उसका नाम है मुरुमवाड़ा। क्या नाम है? मुरुमवाड़ा। तो जाटलूर नदी के नारायणपुर जिले के नारायणपुर जिले के जाटलूर नदी के मुरुमवाड़ा नामक स्थान पर यह नदी है। ठीक, बह भी रही है, राइट। और इस जाटलूर नामक नदी के मुरुमवाड़ा नामक स्थान पर मगरमच्छ का ये संरक्षण किया जाता है। मतलब छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक रूप से 2 स्थानों पर, कितने स्थानों पर? 2 स्थानों पर। इसको ध्यान रखिएगा, कांगेर नदी में, जाटलूर नदी में। एक और अब लगे हाथ बता ही देता हूं आपको, जांजगीर चांपा जिले में कोटमी सोनार। क्या नाम है? कोटमी सोनार में भी मगरमच्छ का संरक्षण तो हो रहा है, लेकिन ये मानव निर्मित है, संरक्षण है। इस मानव निर्मित संरक्षण की अगर बात करें तो मानव निर्मित संरक्षण वर्ष 2006-7 से किया जा रहा है। ठीक, चलिए, तो यहां थोड़ा हम आगे चले गए थे। तो राजकीय पक्षी को लेकर हमने बात की थी, पहाड़ी मैना, राइट। अब हमारा जो ये तारीख है, आखिर इनको स्वीकृति कब मिली? आखिर इनको स्वीकृति कब मिली? तो याद रखिएगा, इनकी स्वीकृति है आपका 4 जुलाई सन 2001। कब? ये 4 जुलाई सन 2001 को इन दोनों को राजकीय पक्षी और राजकीय पशु। तीसरा होता है राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह, तो ये आपका प्रतीक चिन्ह जब आप कभी भी एग्जाम देंगे तो उसको आप देखो, बहुत सारे कंटेंट होते हैं, आपको कंटेंट को कम से कम याद रखना है। तो हमको यहां पर बिल्कुल भी चीजों को एकदम रटना नहीं है, हमको चीजों को समझ के चलना है। प्रतीक चिन्ह आपके आंसर, आपके क्या कहते हैं, उसमें एडमिट कार्ड में ही रहता है। चिन्ह कैसा रहता है
उसमें गोल सा चिन्ह रहेगा, उसमें हमारे पास गढ़ व्यवस्थाएं रहेंगी, इस प्रकार से गढ़ बना रहेगा। ठीक, ये गढ़ों का निर्माण उसमें दिया रहेगा, उनको कुछ जानना नहीं, बस याद रखिएगा ये कब स्वीकृत हुआ, तो ये हुआ सितंबर 2001 को। तो इस राजकीय चिन्ह की जो स्वीकृति है कब हुई है, सितंबर सन 2001 को हुई है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इतने सारी चीजें होने के बाद जो है हम अगला चलते हैं कि राज्य का जब नामकरण हो रहा था, जो हम ठीक पहले पढ़े हैं, उस नामकरण को लेकर के आखिर कैसी कैसी जनश्रुतियां हैं। देखो हमारा भारत इतना पुराना है, जो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल को लेकर के डिवाइड किया गया है। तो ऐसे लगभग 5 लाख साल पुराने इतिहास को संजो कर रखता है छत्तीसगढ़। तो एक थोड़ा सा झलक मैं बता देता हूं कि छत्तीसगढ़ के विभाजन की अगर बात की जाए तो ये एक समय कोसल प्रदेश हुआ करता था। क्या हुआ करता था? कोसल प्रदेश हुआ करता था। और इस कोसल प्रदेश में 2 डिवीजन हुआ करते थे। एक हुआ करता था उत्तरी कोशल। क्या हुआ करता था? उत्तरी कोशल। और एक हुआ करता था दक्षिणी कोशल, और नीचे हुआ करता था कांतार। राइट, कांतार कह लो, महाकांतार कह लो, या इसे कह लो दंडक का अरण्य, दंड का अरण्य। एक इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, उनका पुत्र था दंडक, और दंडक ने शुक्राचार्य की पुत्री को अपनी गलत नजरों से देखा। तो शुक्राचार्य को जो कंप्लेन की उनकी पुत्री ने, तो कहीं जाके दंडक को श्राप मिला कि तेरा जितना भी साम्राज्य है ना, जितना भी साम्राज्य है तेरा, वो सभी के सभी किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? एक अरण्य क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि राजा दंडक था, तो दंडक का अरण्य क्या बनता है? दंडकारण्य बनता है। अब कोसल को लेकर के हम बात करें तो देखिए, ऐसा माना जाता है रामायण काल में इस क्षेत्र का एक शासक था, राजा का नाम था कोसल। क्या नाम था? कोसल। राजा का नाम क्या था? कोसल। और कोसल के बाद जो शासक होता है वो होता है भानुमंत। और भानुमंत की पुत्री कौन थी? कौशल्या। कौन थी? कौशल्या। और कौशल्या माता का विवाह होता है किससे? तो याद रखिएगा, मिथिला नरेश राजा जनक। ठीक, तो जब मिथिला की हम बात करते हैं, या राजा दशरथ से शादी होता है, राजा दशरथ। तो राजा दशरथ से शादी होती है किसकी? ये होती है आपका कौशल्या की, और बेटे होते हैं राम। ठीक, जैसा आप सभी जानते हैं, अच्छे से याद हो भी गया होगा रामायण देख करके फिर से। तो उत्तर कोसल डिवाइड हो गया है, दक्षिण कोसल डिवाइड हो गया है। चूंकि भानुमंत की पुत्री कौशल्या का, या भानुमंत का की पुत्री है ना, तो भानुमंत का कोई पुत्र नहीं है। तो राजा भानुमंत का पुत्र ना होने की वजह से कौशल्या दशरथ से विवाह होने के बाद ये पूरा का पूरा क्षेत्र राजा राम के अंतर्गत शामिल हो जाता है। अब राजा राम के अंदर शामिल होने से मतलब ये है, राजा राम के 2 पुत्र थे, एक था लव और दूसरे थे कुश। तो देखिए, उत्तर कोसल साम्राज्य लव को मिल गया। किनको मिल गया? लव को मिल गया। और दक्षिण कोसल का जो साम्राज्य मिल जाता है किनको? कुश को मिल जाता है। इसकी राजधानी क्या होती है? इसकी राजधानी होती है श्रावस्ती। और इसकी राजधानी क्या होती है? इसकी राजधानी होती है कुशावती। क्या होती है? कुशावती, या इसे कहते हैं कुश स्थली कहते हैं। क्या कहते हैं? कुश स्थली कहते हैं। कुशावती कहते हैं, और दूसरा क्या कहते हैं? कुश स्थली कहते हैं। तो कुशावती या कुश स्थली का राजा कौन है? कुश। और इसी कुश स्थली को हम जोड़ते हैं किससे? तो जोड़ते हैं कसडोल से। किसे जोड़ते हैं? कसडोल से। और इसी श्रावस्ती को हम जोड़ते हैं किससे? तो आपका कहीं सरयू पार के हिस्से से जोड़ते हैं, कभी सिरपुर जोड़ते हैं। तो इसको लेकर के हमारे पास केवल और केवल जनश्रुतियां हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपको पहले मैं गारंटीड करता हूं। बट ये स्टोरी सुन लीजिएगा ध्यान से। रामायण के राजा, रामायण में उल्लेखित है, राजा कौशल का उल्लेख किया गया है। उस कौशल के बाद उस राजा होते हैं कौन? भानुमंत। और भानुमंत की पुत्री कौन हुआ करती थी? कौशल्या। कौशल्या का विवाह होता है राजा दशरथ से, और राजा दशरथ के पुत्र होते हैं राम। कौन होते हैं? राम। राम के बेटे होते हैं कौन? लव और कुश। ठीक, देखिए इसी लव के नाम से लवन जो बलौदा बाजार में है, ऐसा कहा जाता है कि स्थापित किया गया था। तो दूसरे कौन थे? कुश। उत्तर कोसल मिल गया राजा लव को, और राजधानी उनकी क्या रही? श्रावस्ती।
दक्षिण को सर मिल गया राजा कुश को और राजधानी क्या होगी कुशावती। जो मैंने लिखा है वही क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा बस। चलिए, तो ये कुछ बातें हो गई छत्तीसगढ़ को लेकर के, क्योंकि इसका उल्लेख हम करते हैं वैदिक काल के बाद जब हमारे पास महाकाव्य काल आता है, जैसे कि रामायण और महाभारत हमारे छत्तीसगढ़ या पूरे भारतवर्ष के दो प्रमुख महाकाव्य भी हैं, ठीक है। तो उसमें हम डेफिनेटली इसका जिक्र करते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ी सी आपको मैं ग्लिम्स दे दिया हूं, थोड़ी सी व्यू हम देख चुके हैं, ठीक। तो ये आज हमने क्या किया, छत्तीसगढ़ का नामकरण किया, छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग कैसे किया गया उसकी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। और थोड़ी बातें हमने की है प्रतीक चिन्ह की, ठीक है। राजकीय पशु कौन है, राजकीय पक्षी कौन है, राजकीय चिन्ह क्या है, तो ये चीजें। और जैसे मान लीजिए अभी गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ जो है ये राज्य का राजकीय वाक्य कहलाता है। वैसे ही छत्तीसगढ़ की जो क्या कहते हैं राजभाषा है, चूंकि राजभाषा, तो राजभाषा के अंतर्गत हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ी की, किसकी बात करते हैं, छत्तीसगढ़ी की। और जिसे दर्जा दिलाने के लिए, एक राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग, इस पर मैं एक अलग ही लेक्चर बनाऊंगा जिसमें काफी सारे कंटेंट आपको शेयर किए जाएंगे, राइट। और उसमें कुछ इतिहासकारों के संबंध में या उनके अध्यक्ष के संबंध में, अध्यक्षों के इतिहास जो उनके रचनाओं के संबंध में और इनके जो बैठकें होती हैं उनके संबंध में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट इज काइंड ऑफ लेटेस्ट ट्रेंड जो आपसे पूछेगा बिल्कुल कि छत्तीसगढ़ में राजभाषा आयोग को लेकर के, उस पर अलग वीडियो बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने एक छोटा सा आपको दे दिया छत्तीसगढ़ के लिए व्यू। यहीं से हम चाहे तो भूगोल में घुस जाए, चाहे हम चाहे तो बिल्कुल इतिहास में घुस जाए, चाहे आर्ट एंड कल्चर घुस जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के बेसिक्स पार्ट का ही हिस्सा रहेगा। चलिए, इतने सारे कंटेंट के साथ आप अपने आप को डाइजेस्ट करिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं दोबारा नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, स्वस्थ रहें और चीजों को रिकॉल करते रहें। थैंक यू सो मच।